हेलो दोस्तों। क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर एमिटेड इन प्रोसेस TS232 जब फॉर्मेशन करेगा PB208। ठीक है। तो जब थोरियम फॉर्मेशन करेगा लेड का, तो उस टाइम कह रहा है कितने अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे और कितने बीटा पार्टिकल एमिट होंगे। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो थोरियम है उसका एटॉमिक नंबर 90 रहता है और लेड का एटॉमिक नंबर 82 रहता है। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देती हूँ, अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो ये अल्फा पार्टिकल है, यानी कि 2 के नंबर से एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा और 4 के नंबर से एटॉमिक मास डिक्रीज करेगा। और अगर बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो ये है बीटा पार्टिकल, यानी कि 1 के नंबर से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो 1 के नंबर से जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करेगा। अब 1 के नंबर से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के नंबर से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा और 0 के नंबर से एटॉमिक मास में चेंज आएगा, यानी कि एटॉमिक मास में जब बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो इस दौरान कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब ये कि देखो, अब यहाँ पे हमें पता है मास में डिफरेंस आ रहे हैं, तो मास में डिफरेंस आ रहे हैं तो वो किसकी वजह से आ रहा होगा, अल्फा पार्टिकल की वजह से। तो मास में डिफरेंस देख लेंगे कितना आ रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें पता चल जाएगा कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो मास में डिफरेंस कितना आ रहा है, अल्फा पार्टिकल मुझे निकालना है। अल्फा पार्टिकल को n कह देती हूँ। अल्फा पार्टिकल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सबसे पहले मास में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मास क्या है, 232 माइनस 208, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। इसका जो आंसर है, अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो यहाँ पे 4 आएगा एंड देन यहाँ पे 2 आएगा, और इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6, यानी कि 6 अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट होंगे। अब जब 6 अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे तो इस दौरान रिएक्शन क्या बनेगी, 90 जो थोरियम है 232 80 लेड अभी देख लेंगे कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, प्लस 6 अल्फा पार्टिकल 6 अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे तो एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज करेगा, एक अल्फा पार्टिकल में 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर 6 में 12 नंबर का एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा। तो 12 एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा तो 90 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 78। ठीक है। फिर उसके बाद 78 में जो भी हमारा है इसको ए लिख दिया है मैंने, और ऊपर हमारा रहने वाला है 208। 208 ही क्यों रहेगा, क्योंकि जब 6 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो इसका मतलब 24 नंबर से हमारा जो मास है वो डिक्रीज होगा, और 232 में से 24 माइनस करोगे तो 208 ही आएगा। ठीक है। अब हमें पता है हमें ये नहीं चाहिए, हमें 78 ए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 82 पीबी चाहिए, यानी कि ये जो एटॉमिक मास है हमें कितना चाहिए, 82। तो मुझे अगर इसको 82 बनाना है तो मुझे कितने बीटा पार्टिकल यहाँ से एमिट करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ से एमिट करने पड़ेंगे माइनस कितने बीटा पार्टिकल, देखो 78 एक बीटा पार्टिकल से एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो मुझे 82 तक पहुंचाना है, तो मुझे 4 नंबर इंक्रीज करने हैं, 4 नंबर इंक्रीज करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को यहाँ से एमिट करना पड़ेगा। ये 0 है। 4 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट करेंगे तो क्या होगा, 4 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करने पर देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसमें से एमिट करूँगी तो इधर माइनस ही तो लिखूंगी, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 78 में 4 प्लस कर लेंगे 82 आ जाएगा, और 82 हमारा क्या होता है, लेड होता है, जिसका एटॉमिक वेट 208 है। यानी कि अगर मुझे 90 थोरियम 232 में से 82 लेड 208 का फॉर्मेशन करना है तो मुझे 6 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करने पड़ेंगे एंड
4 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आंसर रहेगा 6 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड 4 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है, ऑन टू सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर 56 बेरियम 131 विल गिव 56 बेरियम 131 क्या बनाएगा जब दो सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया फिर उसके बाद दूसरा किया, तो मैंने लिख दिया है कि सीधा दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग के दौरान क्या होता है, ये 56 है। इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग के दौरान जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, तो उस दौरान ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी गया प्रोटॉन भी गया। अब प्रोटॉन जाएगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 के नंबर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन डिक्रीज करेगा। दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो दो प्रोटॉन डिक्रीज करेंगे, यानी कि दो एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग के दौरान टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या कर देना है, डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 56 का क्या आ जाएगा, 54 पे क्या होता है, जीनॉन। जीनॉन यहाँ पे जो मैंने मास है वो 0 लिख रखा है, इसका मतलब मास में कोई चेंज नहीं आएगा, 131 ही रहेगा, ठीक है। बीटा पार्टिकल एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में इधर देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, यानी कि प्लस माइनस को कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर इमिट करते हैं तो इमिट करने में हम माइनस लिखते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन 0 -1 E0 लिखते हैं, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं। तो बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। अगला है, आइडेंटिफाई रेडियो एक्टिव कैप्चर फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जो फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, ये दे रखा है न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरीके से दी है, इस तरीके से। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कह रहे हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कैप्चरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं ये रिएक्शन कैसे होगी। जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा तो ये रिएक्शन में दिखाता है कि न्यूट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करके ये और गामा, इसका और गामा का सोडियम गामा का और इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करके। तो क्या होगा, 23 Na न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। न्यूट्रॉन मीन्स एटॉमिक नंबर 0 रहेगा और एटॉमिक मास 1 रहेगा, 0 and 1 ही होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसका वेट कितना हो जाएगा, देखो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करेगा 23, क्योंकि न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है, खुद दे रखा है रिएक्शन में ये चीज़ रिएक्शन में खुद दे रखी है। तो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 24 बनाएगा, प्लस क्या निकलेगा, जब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है, कहने का मतलब है ये 11 है, 11 सोडियम है, तो ये भी 11 हो गया। तो इस दौरान क्या होगा, गामा का एमिशन होता है, यानी कि गामा 0 होता है, ऊपर भी 0, यानी कि 11 से 11 का फॉर्मेशन हुआ है, 23 से 24 का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे गामा निकलेगा, ठीक है। और वैसे भी रिएक्शन में ये दे रखा है कि यहाँ से गामा रिलीज होगा। अब गामा रिलीज होगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी कैप्चरिंग होगी, तो यहाँ पे क्या गामा की कैप्चरिंग हो रही है, गामा कैप्चरिंग हो रही है, नहीं, गामा तो निकल रहा है, गामा रिलीज हो रहा है, कैप्चर कौन हो रहा है, न्यूट्रॉन। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है न्यूट्रॉन कैप्चरिंग। कौन कैप्चर हो रहा है, न्यूट्रॉन कैप्चर हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन कैप्चरिंग। अगला क्वेश्चन है, अ रेडियो आइसोटोप 41 AR इनिशियली डीके एट रेट, इनिशियली इस रेट से डीके हो रहा है, एंड बट डीके रेट फॉल्स, फिर डीके रेट गिरता है, इतना हो जाता है, ठीक है। इसको डिसइंटीग्रेशन पर मिनट में लिया है। आफ्टर 75 मिनट
द टी हाफ ऑफ 41 AR, 41 AR का टी हाफ निकालो कह रहे हैं, और इनिशियल डीके रेट दिया है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद का डीके रेट दिया है, ठीक है। तो टी हाफ कैसे निकलेगा, हमें ये पता है कि जो इस तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के, या और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं के की जगह लेमडा, ठीक है। लेमडा भी कांस्टेंट ही है। अब जो लेमडा होगा वो क्या होगा, वहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन लॉग ए नॉट अपॉन 80, तो यहाँ पे होती है 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। ये इनिशियल टाइम में है और ये कुछ टाइम बाद यानी कि टी टाइम में है। तो हम यहाँ से लेमडा निकाल लेंगे, तो लेमडा की वैल्यू इधर रख के क्या हो जाएगा, टी हाफ निकल जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2.303 अपॉन टी कितना है 75 मिनट दिया है, टी तो 75 मिनट दिया है, इसने कहा है कि 75 मिनट के बाद इतना डिके रेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग की वैल्यू देखिए, इनिशियली कितना था, इनिशियली था 34,500, 34,500, और फाइनल है 21,500। अब इसको अगर कैंसिल करें, ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो है इसको कैंसिल करके देख लेंगे कितने से हो रहा है। इसको कैंसिल करके जो ये वैल्यू है वो आ रही है 69, और ये 5 से अगर करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 5 से अगर मैं इसको करूँ तो 6, 5 जा 30, 945, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करो, दोनों ऊपर भी नीचे, ऊपर भी नीचे भी, तो ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू आ रही है तो यहाँ कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो लेमडा इक्वल इस वैल्यू को लॉग इतना माइनस लॉग इतना कर लेना, ये लॉग की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। या अगर नहीं भी निकलेगी तो ये जो लॉग की वैल्यू है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये लॉग की वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन होंगी, या फिर अगर आपका कैलकुलेटर अलाउ होगा तो वहाँ पे लॉग की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है लेमडा की वैल्यू वो लगभग आ रही है, ये सब कुछ सॉल्व करके आएगी 0.00630 पर मिनट इसकी वैल्यू आएगी। फिर इसको हम यहाँ से टी हाफ निकालेंगे, टी हाफ क्या है 0.693 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी आई है 0.00630 पर मिनट। अब इस पर मिनट को ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा मिनट। ये पर मिनट कहाँ से आया, ये पर मिनट आया है, देखो यहाँ पे जो भी यूनिट होगी वो इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगी और बचेगा मिनट, मिनट ऊपर जाएगा तो पर मिनट हो जाएगा। तो टी हाफ की वैल्यू इधर से कितनी आएगी, टी हाफ की वैल्यू देखोगे 110 मिनट आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 41 AR है इसके लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो 110 मिनट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन पीस ऑफ वुड इन फाउंड टू बी 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट अगर 1 होगा तो जो इसका पीस है उसका अमाउंट 1/6 हो गया कुछ टाइम बाद, ठीक ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मतलब जो भी हमारे पास एक वुड था उसमें जो कार्बन 14 का अमाउंट था वो पहले अगर 1 होगा तो उसके बाद 1/6 हो गया है, यानी कि जितना भी पहले होगा उसका 1/6 हो गया है। अब ये कह रहे हैं अ फ्रेश पीस ऑफ वुड कैलकुलेट द एज ऑफ ओल्ड पीस ऑफ वुड। ओल्ड पीस ऑफ वुड की कैलकुलेट करो, कह रहे हैं एज ऑफ ओल्ड पीस ऑफ वुड, वुड की एज कैलकुलेट करो, यानी कि टाइम कैलकुलेट करना। एज कैलकुलेट में कहाँ से कैलकुलेट होगा, टाइम से कैलकुलेट होगा, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टी हाफ दिया है कार्बन 14 के लिए 5730 ईयर। ये अगर नहीं भी दिया होता तो ये याद करने वाली चीज़ है, पता होना चाहिए आपको कि कार्बन 14 का जो टी हाफ होता है वो 5730 ईयर रहता है।
यानी कि 5730 रहता है। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा? हमें पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला का यूज़ करेंगे? 2.303 अपॉन लेमडा टी इक्वल ये होता है, तो अगर मैंने टी निकाला तो इधर लेमडा आ जाएगा। फिर क्या होगा? लॉग एन नॉट अपॉन लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़, ये अगर इनिशियल अमाउंट है, ये टी टाइम पर अमाउंट है। इनिशियल अमाउंट को अगर मैं 1 मानूँ तो ये कह रहा है कि टी टाइम पर अमाउंट जो पहले इनिशियल अमाउंट था उसका 1/6 तो होगा, तो ये हमने 1 कंसिडर कर लिया, तो ये 1/6 हो जाएगा। अब मुझे ये मिल गया, ये मिल गया यहाँ पर। ठीक है, लेमडा की वैल्यू चाहिए। अब टी हाफ दिया है, तो टी हाफ से हमें पता है कि जो टी हाफ होता है वो इक्वल होता है 0.693 अपॉन लेमडा, और टी हाफ की वैल्यू दी है तो यहाँ से लेमडा निकल जाएगा। लेमडा इक्वल 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है? 5730। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमारे पास टी आ जाएगा। तो टी कितना होगा? टी होगा 2.303। अब इस वैल्यू को मैं अगर ऊपर पुट करूँगी तो यहाँ डिवाइड में है, तो ये वाली वैल्यू तो डिवाइड में रह जाएगी और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी कि 5730 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी अपॉन अपॉन अपॉन, देखो ये जो 0.693 है ये यहाँ से आता है, कहाँ से आता है? 2.303 लॉग 2 से, तो मैं इसको 2.303 लॉग 2 लिख दूँगी ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी पड़ जाए। लॉग 2, ठीक है, ये इसी की वैल्यू है। अब यहाँ पे लॉग के बाद हमें पता है ऊपर हमारा 1 आना है, नीचे हमारा 1/6 आना है, यानी कि 6 ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पे ये लॉग 6 हो गया और इधर ये वाली वैल्यूज़ ठीक ही हो गई। तो यहाँ से टाइम किसके इक्वल आ जाएगा? टाइम अगर मैं 2.303 को देखूँ तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा 5730 अपॉन लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 और लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.7781। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगी, इस सबको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी 14812.33 ईयर, यानी कि 14,812 ईयर, यानी कि जो वुड है वो इतने साल पुराना है। ये ईयर कहाँ से आया? ये ईयर आया है यहाँ से, हमने क्योंकि टी हाफ की वैल्यू भी ईयर में रखी है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी हमारा किस में आएगा? ईयर में आएगा। ठीक है, आंसर भी हमारा ईयर में आने वाला है। ये जो है फाइनल आंसर रहेगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसीड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल वाइल केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, गामा पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा है न्यूक्लियर पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल करेक्ट है। और कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो हमने ये चीज़ देखी, लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ हमें पता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हम वहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ नहीं देखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन मतलब जो न्यूक्लियाई से क्या है, बाहर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है तो पहला करेक्ट है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। पहला करेक्ट है। दूसरा है अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफन accompanied by release or absorption of large amount of energy while a chemical reaction accompanied by release or absorption of relative small अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिलेटिव मतलब किससे रिलेट कर रहे हैं? इसके कंपैरिजन में कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें पता है कौन सी रिएक्शन आती है?
एटॉमिक बॉम्ब वाली रिएक्शन आती है, एट जो एटॉमिक फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है वो आती है, और हमें पता है इस दौरान बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो पहला इसने स्टेटमेंट कहा है, द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफन एकम्पनशिएटेड बाय रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी अगर रिएक्शन करानी है तो नीड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, और कोई रिएक्शन अगर हो रही है यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो इस केस में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज भी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इतना स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर कह रहा है केमिकल रिएक्शन में कम होती है, देखो केमिकल रिएक्शन में भी ठीक ठाक होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो बहुत कम है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एक्सचेंज होती है, मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी हम उसको दे भी सकते हैं, यानी कि वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें इसके कंपैरिजन में क्या रहती है, कम रहती है। तो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, यानी कि स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है। फिर उसके बाद कह रहे हैं, in nuclear reaction one element may be converted into another, while in chemical reaction no new element can be formed। हमें पता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमने करी, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवा दी मैंने, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन 714 करा दी। फिर उसके बाद मैंने इसमें किया, मैंने कहा कि यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6, 6 किसका होता है, कार्बन का, 6 कार्बन 14। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एलिमेंट ही चेंज हो गया है, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन कार्बन में चेंज हो गया। जबकि केमिकल रिएक्शन जब भी आप देखोगे, जैसे आपने हाइड्रोजन बन के साथ रिएक्शन करा दी आयोडीन की और 2HI का फॉर्मेशन किया, तो आप यहाँ पे कभी भी कोई एलिमेंट चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन इधर भी है, आयोडीन इधर भी है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ने किसी दूसरे का फॉर्मेशन कर दिया या हाइड्रोजन ने आयोडीन बना दिया, ऐसा नहीं हुआ है, हाइड्रोजन और आयोडीन थे तब HI बना है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन नो न्यू एलिमेंट कैन बी फॉर्म्ड, केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब फोर्थ देख लेंगे, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, वाइल इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ वाइल इन केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर से अफेक्ट नहीं होते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अफेक्ट होती है। केमिकल रिएक्शन अफेक्ट होती है ये तो हमें पता है, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लग जाती है, इसके अलग अलग रीजन है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन पर तो जो एक्सटर्नल पैरामीटर है इनका फ़र्क पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है इस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पर इसका इफेक्ट कभी नहीं पड़ेगा, मतलब कभी भी आप देखोगे तो इस पर इसका इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैंने कार्बन का एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा कार्बन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो 5732 इतना होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन का हाफ लाइफ टाइम है ये हमेशा यही रहेगा, तुम इसको कितने ठंड बर्फ़ में डाल दो या कोल में डाल दो, आग में डाल दो, कहीं भी डाल दो, इसमें कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो या कितना ही टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दो, इसका हाफ लाइफ टाइम क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब इस पर कोई बाहर से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसकी जो 4 स्टेटमेंट दे रखी है चारों करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड कर लिया। इसमें जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है कि जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होता है, जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होता है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को कंपेयर किया था यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होता है
वो इरिवर्जिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्जिबल होता है। यहाँ पे सीन ये होता है कि ये इरिवर्जिबल प्रोसेस होती है। यहाँ पे इस तरीके से होता है, ए से बी का फॉर्मेशन होता है, बी से सी का फॉर्मेशन होता है, और हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ए से बी बनेगा तो बी से ए बनेगा। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब कहते थे? जब जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस रेट से बी का फॉर्मेशन होता है उसी रेट से बी का डिसअपियरेंस हो जाता है, बी सी में चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम जो होता है इरिवर्जिबल होता है। उसमें जो इंटरमीडिएट होता है उसका जिस रेट से फॉर्मेशन होता है उसी रेट से डिसअपियर हो जाता है, उसी रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए इसको कह देते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी कि ये जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से डिसअपियर हो जा रहा है। लेकिन ये होता इरिवर्जिबल है इस तरीके से। लेकिन केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या होती है? रिवर्जिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ 1 AMU सब्सटेंस इज, जो 1 AMU सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना होगा, मतलब उसकी एनर्जी का अमाउंट कितना होगा, एनर्जी पूछे। तो एनर्जी हमें पता है, एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला है mc²। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी है वो किस में होती है? जूल में होती है। अगर मास की बात करें तो मास किलोग्राम में होता है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतना हमें क्लियर है, ये हमें पहले से पता है। अब हमें 1 AMU की वैल्यू निकालनी है। 1 AMU की का हमें एक रिलेशन पता है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। कितने किस में होता है? ये ग्राम में होता है। लेकिन मुझे एनर्जी निकालनी है तो मुझे इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये 10⁻27 हो जाएगा। अब ये किस में होगा? किलोग्राम में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल है, एनर्जी ये मास हो गया। ठीक है, एनर्जी हमने कह दिया है मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट है, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मास कितना है? 1.67। इसको किलोग्राम में लेना था इसलिए मैंने वैल्यू चेंज की है। 27 किलोग्राम हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 × 10⁸, इसका क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। और ये किस में है? मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये किलोग्राम एंड मीटर पर सेकेंड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? जूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जूल इक्वल क्या होता है हमें पता है, जूल इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से एनर्जी निकाल लें। एनर्जी किसके इक्वल आएगी? 1.67 एज इट इज़ रख लेते हैं, इंटू 10⁻27 रख लेते हैं। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड मिलकर जूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा 3 2 टाइम है, तो 3 2 टाइम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 10⁸ का भी स्क्वायर है, 10⁸ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻16 कनेक्ट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, सॉरी ये जो वैल्यू है यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और अब जाके ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोग्राम ये होते हैं जूल के इक्वल। जूल की जो वैल्यू होती है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एनर्जी देख लें। एनर्जी की जो वैल्यू होती है, अब यहाँ से एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? देखो, इसको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 में से 16 माइनस करेंगे, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है आएगा 11। और ये आ जाएगा 11। इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10⁻11 आ जाएगा। किसका आएगा? माइनस का। ये जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एनर्जी है उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब अगर उसको मुझे इस एनर्जी को जूल में न के लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, तो मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.67 × 10⁻⁻⁴
-19 जूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो इतना रहता है। अब मुझे जूल को इसमें कन्वर्ट करना है, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया, अब मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इस वैल्यू से ऊपर की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी कैसे आएगी? अब एनर्जी 1.67 इंटू 9 × 10⁻⁻11 को अगर मैं इस वैल्यू से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जूल में कन्वर्ट हुआ था तो मल्टीप्लाई किया था। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अब ये जूल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया है। देन अब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो आएगी आपका, इस सबको आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कंप्लीट लिख देती हूँ मैं, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आई? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी उसको हम 10⁻⁻6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो आंसर है मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आंसर आ रहा था वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स डीके बाई सीक्वेंस विद हाफ लाइफ गिवन बिलो। ये कह रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स है वो डिके होता है एक सीक्वेंस में जो कि नीचे दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, हाफ लाइफ टाइम के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब स्टेटमेंट की बात करें तो पहले देख लेते हैं कि होगा क्या। एक्स की हाफ लाइफ टाइम दी है, फिर वाई बनाया है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 दिन बाद क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ एक्स को, मैंने सबसे पहले ये ले लिया कि जो अमाउंट है वो 100% था, मतलब 100 के अमाउंट में था। फिर जो फर्स्ट लाइफ टाइम गुजरा तो फर्स्ट लाइफ टाइम जाएगा तो ये जो अमाउंट है वो हाफ रह जाएगा, यानी कि 50% 50 प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये दिया है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट यानी कि हाफ लाइफ टाइम दिया है। फिर इसके बाद अगर मैं दूसरा हाफ लाइफ टाइम लूँ तो दूसरा हाफ लाइफ टाइम लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। और इसके बाद एक और हाफ लाइफ टाइम लेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12.3। और फिर एक और हाफ लाइफ टाइम लेंगे तो इसका हाफ लाइफ हो जाएगा 6.25%। ठीक है, अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया था कि आफ्टर 2 आवर मीन्स ये 30 मिनट हो गए, फिर 30 मिनट ये हो गए, 30 मिनट ये हो गए और 30 मिनट ये हो गए। तो 2 घंटे के बाद ये जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट रहता है, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दौरान जो हाफ लाइफ टाइम है वो कांस्टेंट रहता है। अगर पहली बारी में 30 मिनट है तो 2 घंटे तक 30 मिनट ही हाफ लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आफ्टर 2 आवर 2 आवर के बाद क्या होता है, लेस देन 10% ऑफ इनिशियल amount of x is left। ठीक है, पूछ क्या कह रहे हैं कि देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेस देन 10%, 10% से कम अमाउंट जो होता है, इनिशियल अमाउंट का 10% से कम अमाउंट हमारे पास बच जाता है 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद क्या कितना बच रहा है, पहले अगर हमारे पास 100% था तो कि उसका कितना परसेंट रह रहा है, 6.25% रह रहा है। इसका मतलब 10% से कम है ये। तो यही जो स्टेटमेंट था वही करेक्ट था। इसमें और भी दिया था, मोर देन दिया था, इक्वल देन दिया था, इस तरीके से आगे पीछे कर रखे थे जो ऑप्शन। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था कि 2 घंटे के बाद जो अमाउंट होगा वो इनिशियल अमाउंट का 10% से बिलो में रहेगा, यानी कि लेस देन 10% होगा। ठीक है, तो ये कह रहा था 2 आवर्स किसका, हाफ लाइफ टाइम का क्या होगा, 4 टाइम होगा टी हाफ के। ये चीज़ कह रहा था कि जब हमने क्या कर दिया, 2 आवर ले लिया, 2 आवर ले लिया तो हमें पता है कि कितने जो 2 आवर्स है उसको 30 हमें क्या दे रखे है, 30 हमें दिया है
हाफ लाइफ टाइम, तो 2 आवर्स को हम हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर देंगे, और 2 आवर्स को जब हम हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 हाफ लाइफ टाइम आएंगी। तो इस दौरान हमने देखना है कि 4 हाफ लाइफ टाइम, 1 2 3 4, 4 हाफ लाइफ टाइम। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है GCSA ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टिन 125। इसका ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कैसे निकलता है। ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है, आर की वैल्यू होती है 1.4 a⁻1/3 फर्मी। इस फर्मी को मैं मीटर में चेंज करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.4 a इंटू 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻15 फर्मियन होते हैं, तो फर्मियन को करेंगे तो ये माइनस में आंसर, माइनस में जो कन्वर्जन होगा वो माइनस में होगा। ओके, अब आगे बढ़े। तो अब पहले हम क्या करेंगे, टिन के लिए आर की वैल्यू निकालेंगे, देन पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला बताया, आर की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁻ इंटू a⁻1/3 इंटू 10⁻⁻15। अब ये मीटर में है, यहाँ पे जो a है वो है मास। ओके, अब आर इक्वल क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू ए कितना दिया है 125, टिन के लिए ए की वैल्यू 125 दी है, 1/3 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब इसको इधर लिख लेते हैं, 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू मीटर में आ रही है, आर की वैल्यू मीटर में आ रही है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या है, ये है 3 अंडर रूट 125, ये है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आएगी 5। इसकी वैल्यू 5 क्यों आएगी, इसकी वैल्यू 5 इसलिए आएगी क्योंकि 5 की पावर अगर मैं 3 करूँगी, 5 की पावर अगर मैं 3 करूँगी तो 125 आंसर आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। अब इसकी वैल्यू 5 आएगी, देन आर कितना आएगा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0 आ रहा है, 10⁻⁻15, 14 5 जा 70 आता है, फिर एक पॉइंट होगा तो 0 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, या एक काम कर लेते हैं 22/7 रख लेते हैं, और क्योंकि यहाँ भी वैल्यू 7 है तो सीधा कैंसिल कर देंगे, ये आंसर आने वाला है मीटर में। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 22 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो एरिया जो होता है अच्छा सॉरी, पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, पाई आर स्क्वायर है, तो इसको दोबारा से कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर होगा तो आंसर क्या आएगा फिर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻15 का क्या हो जाएगा, -30। ये मीटर जो है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, वैसे भी एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा। अब 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 एज इट इज़ रहेगा, जो अब आंसर आने वाला है 22 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻30 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आने वाला है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ये है ये 154 के इक्वल आ रहा है। ओके, और अब इसको मैं इस तरीके से अगर डिवाइड कर दूँ 28, तो ये जो
है ये होता है 1 बार के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1 बार के इक्वल। अब ये 1 बार के इक्वल होगा तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा इंटू 10⁻⁻²। बार में आंसर अगर देखो मीटर में आएगा तो इतना ही होगा, मीटर में आएगा तो इतना ही होगा। अगर बार में दिया है तब बात चल रही है आगे की। तो बार में आएगा तो 10⁻28 की जगह 1 बार आ जाएगा। फिर इसको -2 को अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊँगी तो यहाँ कम करनी पड़ेगी, यानी कि 1.54 आ जाएगा। आंसर किस में आ रहा है? बार में। ठीक है, तो ये हमारा है ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।